बदलता नारायणपुर। अबू मझाड़ में ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत की गई है। जहां स्कूलों में अतिरिक्त नाश्ता प्रदाय कार्यक्रम और दिव्यांग शाला की भी शुरुआत हुई, तो साथ ही बंद स्कूलों को एक बार फिर से शुरू किया गया है। जल जीवन मिशन में शानदार काम हुआ है। अबू मझाड़ के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाया गया, तो आकांक्षी जिलों में चौथा स्थान अबू मझाड़ का आया है। तो नारायणपुर की हेल्थ और न्यूट्रिशन में चौथी रैंक आई है। तो नारायणपुर बदल रहा है और अब बदलते नारायणपुर की ये नई तस्वीर। जल जीवन मिशन में शानदार काम हुआ। अबूझमाड़ में बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाया गया, आकांक्षी जिलों में चौथा स्थान आया। तो वहीं नारायणपुर की हेल्थ और न्यूट्रिशन में भी चौथी रैंक आई है। और चलिए हम सीधे चलते हैं स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी के पास, जो वहां पर नारायणपुर में कलेक्टर के साथ चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, धन्यवाद दिनेश जी। नारायणपुर वो इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है अबूझमाड़, जिसे आज तक कोई बूझ नहीं पाया। उसे बूझने की कोशिश कर रहे हैं कलेक्टर अजीत वसंत साहब। 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मैं सीधा उनके पास चलता हूं। सर, एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है जब ऐसे इलाकों में हम आते हैं जहां पर प्रशासन की तरफ लोग टकटकी लगाकर देखते हैं कि कोई तो आएगा और उनको समझेगा और उनकी पीड़ा हरेगा। लगभग 2022 दिसंबर में आप यहां पर आए हैं, 7-8 महीने का समय हुआ है सर। क्या अंतर देख रहे हैं अबूझमाड़ में सर, नारायणपुर? जो अबूझमाड़ का क्षेत्र है वो भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा सा जिले से कटा हुआ क्षेत्र है, लेकिन राज्य शासन के निर्देश पर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर उन क्षेत्रों में बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहाँ पे शासन के निर्देश पर पहली बार वहाँ पर सर्वे हुआ है, किसानों को वहाँ पर पट्टे दिए गए हैं और अबूझमाड़ के क्षेत्र के किसानों ने पहली बार उन मसाहती पट्टों पर जो उनके फसल हुए थे उसको उन्होंने शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उन्होंने विक्रय किया है। साथ ही उन क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा की दिशा में भी काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। शासन के निर्देश पर अबूझमाड़ के क्षेत्र में अंदर जो 5 बंद पड़े हुए स्कूल थे, वहाँ पे गांव वालों की मांग पर उनके ही घोटुल में उन विद्यालयों को स्टार्ट किया गया है। साथ ही उन क्षेत्रों में अंदर में चूँकि जो गांव हैं वो काफ़ी दूरी पर हैं और काफ़ी कटे हुए हैं, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको हम उनके डिलीवरी डेट से पहले ही बुलाकर उनको स्वास्थ्य केंद्र में रखते हैं 10 से 15 दिन, जहां पर उनका रेगुलर चेकअप किया जाता है। और उस दिशा में भी नए केंद्र खोले जा रहे हैं। आदेर में एक केंद्र की शुरुआत हुई है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही वहाँ पर जो लोगों की आजीविका है, शासन के निर्देश पर वहाँ पर जो लघु वनोपज है, शासन ने लघु वनोपजों की संख्या में काफ़ी वृद्धि की हुई है। तो इन सभी योजनाओं का फायदा अबूझमाड़ के नागरिकों को मिल रहा है। अबूझमाड़ सर, ये कहा जाता था कि नारायणपुर नहीं, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जहां छोटी चोट भी होती तो सीधा रायपुर लेकर जाया जाता था मरीज को। अब ऑपरेशन थिएटर भी अबूझमाड़ में शुरू हुए हैं, ये बड़ी उपलब्धि मानते हैं? बिल्कुल, एक तरह से ये कह सकते हैं CHC ओरछा हमारा एक सेंटर है, जहाँ पे सुदूर अंदर के गांव के लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। वहाँ पर जिला खनिज संस्थान न्यास मद से शासन के निर्देश पर वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर का संचालन स्टार्ट किया गया है और वहाँ पे जो उन मरीजों की पहचान की जाती है और फिर उनकी सर्जरी वहाँ पर की जाती है। निश्चित ही उस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत विकास की दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम माना जा सकता है। दिव्यांग शाला, वो बच्चे जो कहीं ना कहीं सर फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनके लिए कुछ दिव्यांग शाला शुरू की गई है और साथ ही साथ कोचिंग सेंटर भी शुरू किए गए हैं। वो बच्चे जो शायद बाकी बच्चों के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते, उनके लिए अलग से शाला शुरू की गई। जिले के जो दिव्यांग बच्चे जिनको कि कई बार विद्यालय में उनको उतना ध्यान नहीं मिल पाता है, उन बच्चों के लिए हमने यहीं पर जिले में दिव्यांग विद्यालय की शुरुआत की है, जिनमें शासन की तरफ से और जिले में उपलब्ध फंड की मदद से उन बच्चों को हम निःशुल्क वहाँ पर रख रहे हैं और उन बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। चूँकि वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इसीलिए उन बच्चों की आवश्यकता के अनुसार वो टीचर उनके लिए अलग से उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ा रहे हैं और साथ ही शासन की तरफ से निःशुल्क आवास और निःशुल्क रहना खाना सब उनके लिए निःशुल्क प्रबंध किया जा रहा है। जब इसके पहले एक बार अफसरनामा में आपसे बातचीत हो रही थी सर, तो आपने कहा था कि मेरा सपना था कि मैं नक्सल प्रभावित इलाके में काम करूं। इसके पहले एक जिले में और कलेक्टर हैं और लंबे समय अब दिल्ली में ही पदस्थ रहे हैं सर। ये
जो सोच थी और जो एक विश थी वो नारायणपुरा की पूरी हुई? बिल्कुल। ये क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन के लिए काफ़ी चुनौतियां होती हैं, लेकिन वो चुनौतियां एक तरह से अवसर को भी जन्म देती हैं। तो जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, इन सभी फ्रंट पर नारायणपुर जिले में काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अवसर मुझे मिले हैं। और शासन के निर्देश पर और शासन के मार्गदर्शन में जो शासन की योजनाएं हैं उनका बेहतर, अधिक से अधिक लाभ इस क्षेत्र की जनता को मिल सके, प्रशासन की पूरी कोशिश इसी दिशा में। कुछ स्कूलें काफी लंबे समय से बंद थी सर, और स्कूलें बंद है तो फिर शिक्षा का क्या हाल होता होगा समझा जा सकता है। उन बंद पड़ी स्कूलों को शुरू करना भी एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। अंदर के क्षेत्रों में जागरूकता जैसे जैसे गांव वालों में आ रही है, मुझे खुशी है कि जो ओरछा के जिन विद्यालयों को हमने स्टार्ट करवाया है उनकी पहली मांग उन क्षेत्र के गांव वालों की तरफ से ही आई। और गांव वालों की यह मांग थी कि सर, विद्यालय का भवन बनने में अगर अभी समय लगेगा तो हम घोटुल में विद्यालय स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको कि एक बहुत ही अच्छा कदम, गांव वालों का एक अच्छा आत्मविश्वास भी मान सकते हैं। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए हमने अंदर के 5 विद्यालयों को घोटुल में ही स्टार्ट करवाया है, किंतु साथ ही साथ नए विद्यालय भवन की स्वीकृति दे दी गई है। और उन क्षेत्रों के बच्चों के लिए जो यहाँ पर 10वीं उन्होंने किया था, और यह भी मांग आई थी पालकों की तरफ से कि उनमें कई बच्चे बाहर जाकर पढ़ना एफर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए हमने यहाँ पे मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग नारायणपुर में निःशुल्क आवासीय हमने स्टार्ट की है। और जिले के सभी जितने भी हाई स्कूल थे, उनके जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो मेधावी बच्चे थे, वो सभी बच्चे हाई और हायर सेकेंडरी लेवल पर भी मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो 1 साल के बाद एंट्रेंस देंगे तो इस जिले से, उस कोचिंग से कई बच्चों का सिलेक्शन मेडिकल और इंजीनियरिंग में होगा। सर, पानी की उपयोगिता और पानी का महत्व वही समझता है जिसको झरिया से पानी निकालना पड़ता है, 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर जाकर दैनिक उपयोग के लिए, पीने के पानी तक के लिए जाना पड़ता है। जल जीवन मिशन में काफी बेहतर काम हुआ, जिसके चलते प्रशस्ति पत्र भी भारत सरकार ने इस जिले को दिया। निश्चित ही पानी एक तरह से मूलभूत सुविधा होती है किसी भी ग्राम पंचायत और समाज के लिए। जिले में जल जीवन मिशन की जो उनकी की टीम है, उन्होंने सभी स्तर पे, उनको शासन से भी अच्छा मार्गदर्शन मिला है और जिले की टीम ने भी अच्छा काम किया है। नारायणपुर जनपद के सभी गांव में पीएचई का जो सिविल वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है और 10 से ज़्यादा गांव में हर घर जल योजना पूर्ण हो चुकी है। आगे हम ओरछा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, अबूझमार के क्षेत्र में, वहाँ पर भी लगभग 50 गांव में निविदा स्वीकृति हो चुकी है, वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समयों में पूरे नारायणपुर में लोगों को जल जीवन मिशन के थ्रू हम उनके घर में ही पानी उपलब्ध करवाने में सफल होंगे। आकांक्षी जिले की श्रेणी में नारायणपुर आता है सर। हेल्थ और न्यूट्रिशन के मामले में भी काफी अच्छा काम यहाँ पर किया गया, उसके लिए भी लगातार सराहना भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। जिले में स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग की दोनों की टीम सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर और अपने जो उनके स्थापित संस्थाएं हैं उन क्षेत्रों की अच्छी मॉनिटरिंग के द्वारा यह रिजल्ट जिले को लगातार मिल रहा है। साथ ही जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो नारायणपुर जनपद में हो या अबूझमार में हो, जैसे अबूझमार में हमने 2 नया उप स्वास्थ्य केंद्र स्टार्ट हमने किया है, एक आदेर में और आकाबेरा भी जल्द स्टार्ट होने वाला है। ये दोनों मतलब नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। आदेर के बारे में जरूर जानना चाहूंगा सर, क्योंकि अबूझमाड़ ओरछा से भी अंदर, मतलब वो साफ है नक्सलियों की मांद पे, जहां पर प्रशासन का पहुंचना बहुत मुश्किल या मैं कहूंगा अभी तक नामुमकिन जैसा था। आदेर जो हमारा जनपद मुख्यालय है उससे 15 से 18 किलोमीटर दूर है और उस क्षेत्र में बहुत समय से उप स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तो गांव वालों की मांग पर और उस नीड को एसेस करते हुए हमने वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र स्टार्ट करवाया है। साथ ही हमने वहां पे प्री बर्थ वेटिंग रूम भी हमने स्टार्ट करवाया, ताकि वे क्षेत्र जो जहां तक जाने के लिए सड़क 12 महीने नहीं होते हैं, तो उन गांवों की महिलाओं को हम डिलीवरी से पहले वहां पर ला सके, और ताकि जो हमारा मातृ मृत्यु दर है और जो बाल मृत्यु दर है उनमें भी कमी आ सके और जो हमारा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसका परसेंटेज हम वहाँ पे बढ़वा सकें। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि वो उप स्वास्थ्य केंद्र और वह प्री बर्थ डिलीवरी प्री बर्थ वेटिंग रूम, ये दोनों फंक्शनल है, दोनों स्टार्ट कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता भी इस केंद्र के खुलने से काफ़ी खुश है। जाति प्रमाण पत्र जिसका नहीं बनता उससे पूछिए सर, क्योंकि उसको बहुत सारी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। अधिकतर आदिवासी बच्चे यहाँ पर हैं,
जाति प्रमाण पत्र बनवाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाए गए। इस जिले में हमने सर्वे जब करवाया तो लगभग 16,000 के करीब बच्चे ऐसे थे जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना था। तो हमने राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग तथा अन्य सभी विभागों की मदद से हमने एक मिशन मोड में प्लान किया कि हम क्लास 1 से क्लास 12 तक के सभी बच्चों को जाति प्रमाण पत्र दे देंगे। 3 महीने तक ये सघन अभियान चलाया गया और आज के डेट में जिले में लगभग 100% बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बन चुके हैं। नारायणपुर और ओरछा ब्लॉक अबूझमाड़ के भी सभी बच्चों के, साथ ही हमने वे बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्र से अगले वर्ष क्लास 1 में जाने वाले थे, हमने उन बच्चों को भी टारगेट किया है। तो आज के डेट में क्लास 1 से लेकर क्लास 12वीं के सभी बच्चों का नारायणपुर जिले में जाति प्रमाण पत्र बन चुका है। स्पोकन इंग्लिश क्लास हम रायपुर में सुनते हैं सर कि उनको कोचिंग के लिए तमाम चीजें उपलब्ध कराई जाती। नारायणपुर में भी आप ऑनलाइन कोचिंग करवा रहे हैं बच्चों को स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश बहुत जरूरी है सर। जब तक वो इंग्लिश में निपुण नहीं हो पाएगा, शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसी ज़रूरत को जब मैं विद्यालयों का दौरा करता था तो बच्चों से जब बात होती थी तो उनकी ज़रूरत, उन्होंने अपनी ये मांग रखी थी। तो ज़िले में हमारे पास 22 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। उन स्कूल्स के 11वीं के बच्चों को हमने सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था की गई। उनको टीवी और इंटरनेट और प्रोजेक्टर प्रोवाइड करवाया गया और दिन के एक निश्चित समय में सभी विद्यालयों में एक साथ ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं, ताकि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी का ज्ञान भी आज के समय में काफ़ी ज़रूरी है अपनी मातृभाषा के साथ साथ। तो उस दिशा में प्रयास करने के लिए उन सभी विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस इंग्लिश स्पीकिंग की स्टार्ट करवाई गई है। प्री और मिडिल स्कूल में डेस्क बहुत जरूरी होता है। बच्चे जमीन में बैठकर पढ़ते थे, कहीं कहीं तो टाट पट्टियां भी नहीं थी सर, उनको डेस्क मिल गया है। हमने जिले के सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में डेस्क बेंच प्रोवाइड करने के लिए स्वीकृति दे दी है। सभी प्राइमरी स्कूल में डेस्क बेंच प्रदान कर दिए गए हैं और मिडिल स्कूल में भी आने वाले 15 दिनों से 1 माह के भीतर सभी विद्यालयों में डेस्क बेंच प्रदान कर दिए जाएंगे, और ताकि इन सभी विद्यालयों के बच्चे भी मतलब इनके लिए भी डेस्क बेंच वहाँ पर उपलब्ध रहेगा। हम लोग भी जब बचपन में थे सर, सपना था नवोदय स्कूल में पढ़ने का, सैनिक स्कूल में पढ़ने का, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया तो वहां तक हम पहुंच नहीं पाए उन स्कूलों तक। उन बच्चों के लिए भी वहां तक वो बच्चे पहुंच पाए, उन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करें, उनके लिए भी स्पेशल कोचिंग शुरू की। जिले में जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर क्लास 5 के बच्चों को हर विद्यालय में एक नोडल टीचर की नियुक्ति की गई है, जो उस विद्यालय के क्लास 5 के बच्चों को नवोदय, सैनिक स्कूल, उत्कर्ष या ऐसी जो भी उत्कृष्ट संस्थाएं हैं उनके लिए वहाँ उनको अलग से हेल्प किया जा रहा है। ओरछा की स्थिति ऐसी है कि हमारे ओरछा में एक साथ 8 से 10 प्राइमरी स्कूल्स चलती हैं, तो हमने उन सभी स्कूल्स के बच्चों को एक जगह करके ओरछा में एक सेंट्रलाइज्ड हमने असिस्टेंस कोचिंग एक तरह से हमने उनके लिए स्टार्ट किया है। उसके लिए अलग से डीएमएफ से टीचर की नियुक्ति की गई है। सभी विद्यालय में जो उनके नोडल टीचर है वो पढ़ाते हैं, और ओरछा में जो अलग से हमने टीचर नियुक्त किया है वो वहाँ पे ओरछा के सभी 10 प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, जो क्लास 5 के बच्चे हैं, उनको वो अलग से तैयारी करवाते हैं। एक आखिरी सवाल सर, अंतागढ़ से मैं यहाँ आ रहा था, यहाँ से कोंडागांव, सड़कों की हालत बहुत खराब है सर। कब तक उम्मीद करे यहाँ की जनता सर, क्योंकि निश्चित तौर पर कई इंडस्ट्रीज हैं, लगातार हैवी वाहन चल रहे हैं, ये रोडें कब तक सही हो जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जीवनदायिनी है सर, वहां से यहाँ आपको आना है, यहाँ से आपको कांकेर की तरफ जाना है, वो बहुत दिक्कतें फिलहाल कर रही है। कोंडागांव नारायणपुर रोड एनएच के पास है। एनएच के इस संबंध में एनएच से मेरी कुछ दिन पहले ही बात हुई है। एनएच ने इस रोड के मरम्मत का टेंडर उन्होंने फ्लोट कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही टेंडर अवार्ड होने के बाद काम सैंक्शन हो जाएगा। अंतागढ़ से नारायणपुर रोड भी शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। यह भी जल्द से जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। एक अंतिम सवाल सर, नारायणपुर में मतदाता बहुत हैं लेकिन वोटिंग परसेंटेज हर समय कम रहता है। भानपुरी का इलाका हम देखें तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहता है, बशर्ते वोटर नारायणपुर में ज्यादा है। क्या उम्मीद करें इस बार कुछ बेहतर दिखेगा यहाँ पर? क्योंकि जब तक अंतिम व्यक्ति, या सीधे तौर पर कहूं वो अबूझमाड़ का शख्स, वो नारायणपुर का शख्स जब तक वोट नहीं करेगा, जब तक वो अपनी सरकार नहीं चुन सकता। इस दिशा में हमने स्वीप कार्यक्रम के तहत हमने कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं, और नए क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों में नई सड़कें बनी हैं और लोग विकास के मुख्य धारा में स्वेच्छा से शामिल हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष नारायणपुर जिले का वोटिंग परसेंटेज हम 10% अधिक कर पाने में सफल होंगे। हमने इसके लिए पूरी प्लानिंग बनाई हुई है और हमारी रणनीति है वो इस दिशा में काम कर रही है। स्वीप के तहत हम अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा में जागरूक कर रहे हैं।
बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कलेक्टर अजीत वसंत साहब को, किन किन कामों को लेकर प्रायोरिटी उन्होंने दी है और आने वाले समय में क्या सोच है नारायणपुर के लिए, वो हमसे शेयर की। बदलता नारायणपुर का ये अंतिम पड़ाव था इस कार्यक्रम का। मुझे दीजिए इजाजत। स्टूडियो में ललित जी के पास मैं सीधा चलूंगा। ओवर टू यू ललित। जी बिल्कुल, और जिस तरह से अभी हमने सुना कि नारायणपुर की बदलती तस्वीर आखिर कैसे बदली है और उस बदलती तस्वीर के पीछे कौन है, तो कलेक्टर से अभी बात चल रही थी। आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग करने के साथ साथ नारायणपुर को एक बदलता स्वरूप प्रदान किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस।